नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईएसआई एक्ट का हमने एक रिवीजन देखा था। आज हम देखेंगे ईएसआई रूल्स का रिवीजन, जो कि 1950 का है और रूल में अंडर रूल 1 यही बातें बताई गई है कि ईएसआई रूल जो होंगे 1950 के हैं। उसका आज हम देखेंगे रिवीजन सीरीज, वो बिल्कुल आपके एग्जाम फोकस्ड होगा। और किस पोस्ट के लिए? तो ये ऑल पोस्ट, एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट और एसएसओ के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अभी हमने जो देखा था वो एक्ट देखा था। आज हम जो देख रहे हैं रूल देख रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि एक्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, रूल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है? पहला लेजिस्लेटिव एक बॉडी होती है, दूसरा एक्सिक्यूटिव एक बॉडी होती है, वहीं तीसरा एक जुडिशियरी होती है। तीनों में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनाई गई है। एक्ट बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, वही रूल्स बनाने का काम, रेगुलेशंस बनाने का काम एक्सिक्यूटिव करती है। जब इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो फंक्शनल प्रॉब्लम से रिलेटेड जब आती है, इस केस में यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू होता है, चाहे वो एक्ट का हो या रूल्स और रेगुलेशन से यदि किसी का राइट उल्लंघन हो रहा हो। ऐसे कंडीशन में जुडिशियरी अपना रोल निभाती है और पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है। तो ये था हमारा ओवरव्यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं रूल के नंबर से। सबसे पहला रूल 1 तो हमने देख लिया कि रूल 1 उसके ईस्वी से ही है। ये सही रूल जो होंगे वो 1950 के हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, जो 2 का 2A है, रूल 2A। ये रिलेटेड है कंट्रीब्यूशन पीरियड से, कंट्रीब्यूशन पीरियड से रिलेटेड है। कंट्रीब्यूशन पीरियड में क्या बताया गया है यहाँ कि एक कंसेक्यूटिव होगा, कंसेक्यूटिव 6 मंथ का एक पीरियड होगा जो कि कंट्रीब्यूशन पीरियड कहा जाएगा। अब आपके साथ एक कंफ्यूजन होगा कि जो रूल्स 2 का 2A है कंट्रीब्यूशन पीरियड की बात करता है, वहीं जब रेगुलेशन हम आगे देखेंगे तो वहां रेगुलेशन 4 हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड से रिलेटेड है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जब भी आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड पूछा जाएगा तो आंसर 2A होगा या फिर रेगुलेशन 4 होगा। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रूल में सिर्फ बताया गया है कंट्रीब्यूशन पीरियड जो कि कंसेक्यूटिव 6 मंथ का होगा, बट रेगुलेशन यह तय करता है कि वो जो 6 मंथ का पीरियड होगा वो कब से स्टार्ट होगा, कब तक होगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, पहले रूल्स आते हैं बाद में रेगुलेशंस आते हैं। तो रूल्स में सिर्फ ऊपर ऊपर बताया जाता है, जबकि रेगुलेशन उसका फुल्ली डिफाइन करता है। तो जब भी आपको जितना डेप्थ पूछा जाएगा वो आगे बढ़े, रेगुलेशन की तरफ जाए। ऊपर ऊपर जब रूल्स की बात होती है तो वो रूल्स या एक्ट से पूछे जाएंगे। तो ये थे हमारे रूल 2A और रेगुलेशन 4 के साथ इसे देखेंगे तो अधिक क्लियर हो पाएगा। अब कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, बेनिफिट पीरियड क्या होता है, इसकी चर्चा हम डिटेल वीडियो में भी कर चुके हैं और रेगुलेशन में 4 के टाइम जरूर करेंगे। नेक्स्ट रूल 2.6 जो हमारा है वो रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहीं जब 2.7 पूछा जाएगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी से है। ये दोनों एक साथ है, इसे याद रखना आसान है। 2.6 और 2.7 इमूवेबल एंड मूवेबल। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इमूवेबल का डिफिनीशन क्या बताया गया है रूल में कि इमूवेबल वो है जो अर्थ से कनेक्टेड है या फिक्स्ड है, बट मूवेबल कौन है? तो जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल होंगे। ये डिफिनीशन भी दिया गया है। तो ये था चैप्टर 1 का। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का। 2 का प्रावधान जो है आपको 2A से स्टार्ट होता है, 3, 4 होते हुए 14 तक है। अब एक बार आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ, फिर इसके बाद एक स्लाइड में मैं ओवरव्यू में आपको बताऊंगा कि 2A से 14 तक में आपके किसी भी यदि 2 रूल को आप याद कर लेते हैं तो कैसे आप यहाँ जवाब दे सकते हैं एग्जाम हॉल में। सबको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला रूल 2A जो है इलेक्शन से रिलेटेड है। किसका इलेक्शन? सबसे पहला ईएसआईसी को देखें ओवरव्यू, रूल स्टार्ट हो रहा है तो ईएसआईसी के स्टार्टिंग में देखें तो सबसे अपेक्स बॉडी इसमें जो होती है कॉर्पोरेशन की बॉडी होती है।
तो इसमें इलेक्शन में किसका, तो एमपी का इलेक्शन, सबसे बड़े वो होते हैं वहां पे, किसका, तो कॉरपोरेशन के लिए, कॉरपोरेशन बॉडी के लिए उसके इलेक्शन की बात है। अब यहाँ इलेक्शन उसका कैसे होगा, क्या उसके जनता द्वारा चुनाव किया जाएगा, नहीं, इसमें नॉमिनेशन होता है, ये इलेक्ट किए जाते हैं। एमपी होंगे तो लोकसभा या राज्यसभा से होंगे, तो लोकसभा के केस में जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो उन्हें चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे। वही राज्यसभा के केस में जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वो उन्हें इलेक्ट करेंगे। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एमपी के इलेक्शन कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन। सेक्शन कौन सा, रूल कौन सा है, तो रूल इसका 2A था। वही जब रूल 3 देखे, रूल 3 रिलेटेड है इलेक्शन से ही, बट यहाँ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, ये सारे कंटिन्यूएशन है। आप इसे समझेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले बात है 2A का स्टार्ट होता है तो कॉरपोरेशन से स्टार्ट होता है, उसके नीचे आते हैं रूल 3, बाद में स्टैंडिंग कमिटी आती है। स्टैंडिंग कमिटी कहाँ से मेंबर लेती है, तो कॉरपोरेशन बॉडी से ही मेंबर लेती है। 2A और 3 कंटिन्यूएशन में। अब क्या होगा, जब 2A में मेंबर आ गए, इलेक्शन हो गए, 3 में ये स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर आ गए, अब क्या होगा इसके लिए, अब आएगा 4। 3 के बारे में एक और चीज जान ले कि जो इसके चुनाव किए जाते हैं कॉरपोरेशन से किए जाते हैं, तो कॉरपोरेशन बॉडी में जो सदस्य होंगे उनमें से ही कुछ लोग उनके नाम का सबसे पहले नाम को प्रस्तावित करेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग उन्हें अनुमोदित करेंगे, उसके बाद उनका मेंबरशिप बहाल कर दिया जाएगा। यदि सीटें 5 हो और 6 लोगों का नॉमिनेशन आया या 5 से अधिक लोगों का नॉमिनेशन आया, ऐसे केसेस में बैलेट की व्यवस्था है। बैलेट की व्यवस्था में क्या होगा कि वहां पर वोटिंग के द्वारा उन्हें चुना जाएगा। यदि इक्वल वोट होंगे, ऐसे टाइम में कौन कास्टिंग वोट किनके पास है, तो कास्टिंग वोट चेयरमैन के पास होता है। ये सारे कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले कास्ट वोट कौन देता है, तो चेयरमैन। किस कंडीशन में, तो जब जितने सीट खाली है उससे अधिक मेंबर का यदि नॉमिनेशन हो चुका है। उसके लिए क्या बैलेट की व्यवस्था है, तो बिल्कुल है। रूल कौन सा है, तो रूल 3 है। किसके लिए, तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कहाँ से आते हैं, तो कॉरपोरेशन से आते हैं। क्या आप 2A और 3 को रिलेट कर पाए, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल 4 को। रूल 4 हमारा क्या है, सारे कंटिन्यूएशन में आप देखें, सबसे पहले कॉरपोरेशन बॉडी आई, फिर स्टैंडिंग कमेटी बॉडी आई। अब क्या होगा, उनके मेंबर का रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट रूल 5 देखें, तो अब उनके मेंबर का रेस्टोरेशन हो चुका है। अब क्या होगा, उनके जो मेंबर है उन्हें फीस एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। फीस एंड अलाउंसेस में क्या मिलेगा उन्हें, तो TA DA मिलता है। ये था 5। अब आप सीक्वेंस में याद रखें, तो कॉरपोरेशन आई, फिर स्टैंडिंग कमेटी आई, उसके बाद उसके मेंबर्स का रेस्टोरेशन हो गया। अब क्या होगा, उनके मेंबर को दोनों अलाउंस मिल गए। अब क्या होगा, अब जब सब मेंबर फिक्स हो गए, उनके अलाउंसेज मिल गए, अब अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। रूल 6 से, जब रूल 6 में स्टार्ट करेंगे तो कहा गया कि वो करेंगे क्या, तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। किसकी मीटिंग, तो कहा गया है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की मीटिंग। तीसरा, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के बारे में बताया गया है कि कॉरपोरेशन मीटिंग और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की मीटिंग मिनिमम कितने होंगे, तो 2 पर ईयर होंगे। वहीं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग साल में कितने बार, तो 4 टाइम्स इन अ ईयर। क्या आप समझ पाए इसका सीक्वेंस 4, 5 एंड 6 का। अब मीटिंग तय कर लिए गए, तो जो तय किए गए मीटिंग, तो मीटिंग में आएंगे कौन, तो उनके लिए रोल तैयार किया जाएगा। तो रूल 7 कहता है रोल ऑफ मेंबर्स। रोल ऑफ मेंबर्स में क्या होगा, जितने मेंबर अब मीटिंग में आएंगे, मीटिंग तो डिसाइड हो गया कि कब कब आना है, कितने दिनों पर आना है। अब ये मीटिंग डिसाइड जब हो गए, तो इस मीटिंग में जो मेंबर आएंगे उनका नेम, एड्रेस, उनका मेल या कॉन्टेक्ट इत्यादि, ये रोल मेंटेन कौन करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि
कॉरपोरेशन या ईएसआई से कॉरपोरेशन शैल मेंटेन द रोल, यानी रोल को मेंटेन कौन करेगा, तो कॉरपोरेशन मेंटेन करेगा। अब क्या हुआ, मेंबर का रोल भी बन गया। अब क्या होगा, जब मेंबर के रोल बन गया, अब वो मीटिंग में भी आने वाले हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर रूल 8 के अधीन इन्हें नोटिस ऑफ मीटिंग एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस दिए जाएंगे। उन्हें नोटिस देकर के बुलाया जाएगा, किस चीज का, नोटिस ऑफ मीटिंग एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस भी उन्हें दिए जाएंगे। यहाँ बिजनेस से तात्पर्य व्यवसाय का नहीं है, यहाँ बिजनेस से तात्पर्य ईएसआईसी के मोटो से है। नेक्स्ट, नोटिस मिल गया, अब वो मीटिंग में आने वाले हैं, तो जब मीटिंग में बैठेंगे तो सबसे पहला होगा कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो ये 9 में है, ये सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं। जब नोटिस मिल गया उन्हें, अब चेयरमैन कौन होगा, कौन बताता है, रूल 9 बताता है। अब 10 क्या बताएगा, जब एक सभा लगी, चेयरमैन डिसाइड हो गया, तो ये भी तो डिसाइड होगा कि चेयरमैन किन के साथ मीटिंग करेंगे, मेंबर्स के साथ। अब जो उनमें मेंबर्स होंगे तो मिनिमम कितने होने चाहिए ताकि मीटिंग स्टार्ट किया जा सके। तो रूल 10 कोरम की बात करता है। कोरम की बात में क्या बताया गया है कि कॉरपोरेशन जो बॉडी है उसके मीटिंग के लिए मिनिमम 15 मेंबर होने चाहिए कॉरपोरेशन में। वही स्टैंडिंग कमेटी की जब बात होगी तो उसमें 5 मेंबर होने चाहिए। ठीक, एमबीसी की जब बात होगी तो वहां 7 मेंबर की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा कोरम, जो कि रूल 10 कहता था। अब 13 क्या कहेगा, 11 12 हमने छोड़ दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 क्या कहता है, 13 रिलेटेड है मिनट्स से। क्यों, अब आप इसे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अब मेंबर्स आ गए, मेंबर्स को आ गए, उनको सूचना दे दी गई, फिर इसके बाद चेयरमैन अब डिसाइड हो गया, चेयरमैन हो गए, फिर वहां पर जो मीटिंग में अवेलेबल मेंबर्स है उनकी संख्या भी पूरी हो गई। अब मीटिंग हो गई, अब मीटिंग होने के बाद क्या होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, यानी मिनट बुक की बात की गई है, किसमें, रूल 13 में। अब लास्ट इसका था चैप्टर का रूल 14। रूल 14 रिलेटेड है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एमबीसी। इस चैप्टर में सिर्फ यही डिफरेंट था, लेकिन 2A से 13 तक आपने देखा कैसे सीक्वेंस है। अब आप एक बात बताएं, यदि आपको इसमें से कोई भी एक ले ले कि मेंबर को इनका जो फीस एंड अलाउंसेज होता है, तो पहले फीस एंड अलाउंसेज दिए जाएंगे या उन्हें मीटिंग पर बुलाया जाएगा। स्वाभाविक है, पहले फीस एंड अलाउंसेज दिए जाते हैं, बाद में उन्हें मीटिंग पर बुलाए जाते हैं, मीटिंग तय होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है उनके मेंबरशिप की बात, तो आपको पक्का पता है कि पहले मेंबरशिप होगी, उसके बाद टीए दिए जाते हैं। तो पहले कौन डिसाइड होगा, मेंबरशिप, इसलिए मेंबरशिप का रोल पहले होगा। यानी आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछा गया तो ठीक है, यदि इसके पहले के पूछे गए तो आपके बाद के ऑप्शंस आप जरूर एलिमिनेट कर पाएंगे। यदि इससे पहले के कुछ पूछे गए तो इसके बाद के रूल्स को जरूर आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट प्रावधान। और एक और जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जो रूल 14 है, सेक्शन 22 में यही बातें कही गई है, क्या, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। एग्जामिनर को ऐसे जगहों पे क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाता है कि सेम प्रावधान 2 जगह है, एक्ट में, रूल्स में और रेगुलेशन, तीनों जगह यदि है, तो उस समय आपके विवेक की परीक्षा होती है कि क्या आप समझ पा रहे हैं इसमें से किस टाइप के मैटर एक्ट में डील किए गए हैं, रूल्स में डील किए गए या फिर रेगुलेशन में डील किए गए। तो सेक्शन 22 एंड रूल 14, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। चैप्टर 3 क्या कहता है, चैप्टर 3 में पहला है हमारा रूल अंडर रूल 15। यहां डीजी एंड एफसी के सैलरी, अलाउंसेज या फिर उनके सर्विस कंडीशन की बात कही गई है, किसमें, रूल 15 में। डीजे एंड एफसी क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं, उनका यहाँ प्रॉपर जिक्र किया गया है। वहीं देखें तो अंडर रूल 16 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डीजी बताया गया है। जब आगे बढ़ेंगे तो 19 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एफसी बताया गया है। ये दोनों जो रूल हैं सेक्शन में देखें
तो सेक्शन में 23 जो सेक्शन हमारा है वहां पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डीजी एंड एफसी की चर्चा की गई है। चैप्टर 3 में एक और प्रावधान है जो कि एसएसओ के डर में पूछा भी गया है, वो है हमारा रूल 20। इसमें क्या पूछा गया था? प्रावधान ये किया गया है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट बाय कॉरपोरेशन, यहां पावर दिया गया है कि कॉरपोरेशन पोस्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट दी गई है। लिमिट ये है कि जो ग्रेड पे 8900 का होगा वहां तक के पोस्ट को क्रिएट कर सकती है कॉरपोरेशन। एग्जाम में पूछा गया था कि क्या 8700 बेसिक पे या ग्रेड पे का जो पोस्ट होगा उसका पोस्ट क्रिएट करने का पावर क्या कॉरपोरेशन के पास है? यस, नो। तो ये पावर कॉरपोरेशन को दी गई है ग्रेड पे 8900 तक के लिए, और रूल कौन सा है? तो रूल 20 है इसके लिए। बेसिक का एक उसमें दिया गया है 37,400 टू 67,000 तक का, ये बेसिक पे का लिमिट दिया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। नेक्स्ट है इसमें चैप्टर 3A। इसके दो प्रावधान इंपॉर्टेंट है, 20A एंड 20B। अब 20A एंड 20B आप खुद देखें, इसमें दो बॉडी की बात की गई है, एक तो मैट एंड दूसरा EI कोड। आपसे एग्जाम में यदि दोनों में से कोई भी एक याद है कि 20A और B में दोनों चीजें हैं, आप सीक्वेंस लगाना होगा तो किसे सीक्वेंस में पहले रखेंगे? तो मैट पहले आएगा, यानी अपील इन मैट। नेक्स्ट क्या होगा? अपील टू EI कोर्ट। तो ये था हमारा 20A एंड 20B के प्रावधान, जिसमें यदि कोई बीमित व्यक्ति जो हमारा मेडिकल बोर्ड होता है वहां से सेटिस्फाइड नहीं होता है, इस केस में वो अपील कर सकता है कहां पर? मैट में। मैट के बाद वो EI कोर्ट भी जा सकता है। तो यहाँ अपील का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कहता है? चैप्टर 4 में सबसे पहला है रूल 21। जो रूल 21 है बैंक की बात करता है। इसमें आरबीआई की बात की गई है कि आरबीआई के द्वारा जो शेड्यूल्ड बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उन बैंक्स में से जो कोई बैंक चुनिंदा होंगे, एसबीआई या फिर उनके द्वारा नेशनलाइज्ड बैंक, फॉर डिपोजिटिंग द फंड, यानी फंड डिपॉजिट करने के लिए जो ईएसआईसी चुनेगी वो उन बैंक्स में से होंगे। उसके आगे रूल 22 क्या कहता है? इसी के प्रोसीजर की बात करता है। किसके प्रोसीजर? तो प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग मनी टू द बैंक। अब इस बैंक में पैसा कैसे आएंगे, पहले बैंक डिसाइड होगा, फिर कैसे आएंगे वो डिसाइड होगा। यहां भी सीक्वेंस है। आप यदि कुछ रूल को याद रखते हैं तो सीक्वेंस में आपको पता होगा कि इसका अगला ही हो सकता है, ये पीछे के ऑप्शंस गलत होंगे। इसलिए कुछ कुछ आपको याद रहने चाहिए और कुछ आपको ये नॉलेज होने चाहिए कि प्रोसीजर में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आपके लिए यहाँ जो रूल्स का याद रखना है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल 23। रूल 23 कहता है पर्पस एंड मैनर्स। किस चीज का? तो ऑफ पेमेंट आउट ऑफ द फंड, ये था। एंड नेक्स्ट है 23A। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए रूल 23A। इसमें क्या किया गया है? आईपी के हेल्थ एंड वेलफेयर की बात की गई है, यानी ईएसआईसी आईपी के फेवर में उसके हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड प्रमोशन करेगा, उसके लिए और भी कुछ सोचेगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर जैसे बनाए जाते हैं, आपकी एग्जाम में पूछा भी गया है इनमें से कहाँ कहाँ डिजीज सेंटर, ओडी ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर नहीं है या है। जैसे अभी जोका कोलकाता में बनाया गया है, बसाई दारापुर दिल्ली यहाँ बनाया गया है, इस तरीके से ओडी सेंटर भी बनाए गए हैं। तो ये रूल 23A कहता है। नेक्स्ट, जब रूल 24 को देखें तो उसमें बताया गया है सर्कमस्टांसेस। circumstances in which checks may be drawn, ये बताया गया है। अब आगे 25 एंड 26 दोनों एक साथ याद रखने वाली चीजें हैं
क्यों? क्योंकि 26 में कॉरपोरेशन के प्रॉपर्टी एक्विजिशन का पावर दिया गया है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। वहीं 26 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कही गई है। यानी 25 एंड 26 पहले एक्वायर करेंगे फिर डिस्पोज करेंगे। यहां भी सीक्वेंस वैसा ही है कि पहले एक्विजिशन कर सकता है फिर उसके बाद डिस्पोजल भी कर सकता है। सेम चीज यदि देखें तो सेक्शन में सेम चीज सेक्शन 29 में इस बात की चर्चा की गई है, एक्विजिशन पावर एंड डिस्पोजल पावर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो ये था हमारा 25-26 प्रॉपर्टी के एक्विजिशन से, प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से। नेक्स्ट देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक कैडर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रूल 27। इसके कुछ वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। रूल 27 कहता है इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर और रियलाइजेशन। किस चीज का? ऑफ फंड। फंड का इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर और रियलाइजेशन। इसमें जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछे गए थे कि फंड का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रूल किस में है, किस रूल के अकॉर्डिंग ईएसआई फंड को इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है रूल 29। रूल 29 रिलेटेड है प्रोसीजर से। किस चीज का प्रोसीजर? प्रोसीजर फॉर एक्सक्यूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसीजर फॉर एक्सक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद रूल 29 एंड लास्ट है रूल 30 जिसमें कि सील की बात की गई है। तो ये थे हमारे चैप्टर 4। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 हमारा अकाउंट, फाइनेंस इत्यादि से रिलेटेड है। तो चैप्टर 5 में सबसे पहला है रूल 31। 31 में प्रिपरेशन, किस चीज की तैयारी? तो प्रिपरेशन एंड सबमिशन। अब स्वाभाविक है किसी चीज का प्रिपरेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं तो सबमिट किया जाएगा। तो प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एनुअल बजट एस्टीमेट। जब चैप्टर 5 स्टार्ट होता है 31 से तो पहला तो आपको याद रखना ही रखना होता है, रूल 31 कहता है प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एनुअल बजट एस्टीमेट। अब क्या होगा, जब तैयार हो गया बजट उसमें एक चीज देखा जाता है, एक फिक्स किया गया है कि 31A कहता है जब आपने बजट तैयारी किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना करना है। ये एसएसओ के एग्जाम में पूछा भी गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना % तक किया जा सकता है। तो ये हमारा 31A है। सेम सेक्शन में 28A में बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज के बारे में। और जो हमारा रूल 31 है वहाँ सेक्शन 32 है। जहाँ भी मैं ये मार्क कर रहा हूँ जो दोनों जगह कॉमन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठाते हैं। अब आप बताएं, जब प्रिपरेशन एंड सबमिशन हो चुका है, बजट बन गया, अब बीच में बजट यदि कमी हुई तो क्या होगा? रूल 32 कहता है कि ऐसे कंडीशन में सप्लीमेंट्री बजट इशू किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान किसमें है? तो ये रूल 32 में है। अब बजट भी आ गया, सप्लीमेंट्री बजट भी आ गया, बट इसमें ऐसा देखा गया कि किसी एक लोकेशन पर पैसे जल्दी खत्म हो गए बट दूसरे लोकेशन में पैसा किसी कारणवश बचा हुआ है, तो बाद में होगा रीएप्रोप्रिएशन। यानी रूल 33 कहता है कि अब आपके सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के बाद भी यदि कहीं ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे कर सकते हैं रीएप्रोप्रिएशन। अब रीएप्रोप्रिएशन तो हो गया, सबको पैसे मिल गए, अब अकाउंट को कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा इतने खर्च और इनकम को लेकर के। तो इसके बाद आता है रूल 34 जिसमें हम करेंगे क्या? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट का मेंटेनेंस। और इसमें होगा जो डिटेल्स, सेम डिटेल्स सेक्शन 33 में बताए गए हैं। अब आप देख रहे होंगे रेंज लगभग
33, 34, 33 में था, 31, 32 में था। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे याद रख सकते हैं कि वहाँ भी जो फिनेंस अकाउंट का सेक्शन है, यहाँ भी फिनेंस अकाउंट का सेक्शन है, लगभग उसी आसपास में ये वेरी करते हैं। नेक्स्ट, जब रूल 35 देखेंगे तो रूल 35 जब से मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट देखेंगे तो सबसे पहला हम कौन सा अकाउंट देखेंगे? रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, ये सारे सीक्वेंस है, इसमें भी आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपको लिए याद करना आसान हो जाएगा। जब आप रेवेन्यू अकाउंट मेंटेनेंस करना है, पहले हो गया मेंटेन करना है, तो सबसे पहला हम देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट को। रेवेन्यू अकाउंट आ गया। अब जब रूल नेक्स्ट देखेंगे 37, तो कहता है कि जब आपने मेंटेन किया है अकाउंट तो कहीं ना कहीं आपको प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट बिफोर। अब आप बताएं कि जब अकाउंट हम मेंटेन करेंगे तो साल में किसे दिखाएंगे? अकाउंट दिखाएंगे CAG को। अब CAG को देंगे तो CAG क्या करेगा? अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। तो नेक्स्ट रूल अंडर रूल 38 वही है, क्या? पावर ऑफ CAG। अब पावर अपना यूज किया, CAG ने क्या किया? उसका ऑडिट किया। नेक्स्ट, जब उसका ऑडिट किया तो ऑडिट करके वो क्या करेगा? हमें रिपोर्ट देगा। तो नेक्स्ट कहता है रिपोर्ट ऑफ CAG। अब जो रिपोर्ट दे दिया है तो हमें क्या करना होगा रूल के अकॉर्डिंग? तो नेक्स्ट रूल कहता है कि जो उसका रिपोर्ट आया है उसे आप कंसीडर करें। कंसीडर ऑफ रिपोर्ट, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का कंसिडरेशन होगा। इसके बाद जब हमने कंसीडर कर लिया, अब उससे हम साबित भी करेंगे, यानी ऑथेंटिकेट करेंगे, उन्हें अप्रूव करेंगे। क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट एंड रिपोर्ट्स, दोनों को, जो हमने एनुअल रिपोर्ट बना करके सबमिट किया था उसे, और उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट को। अब सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? स्टार्ट हमने किया था यहाँ से, प्रिपरेशन एंड सबमिशन 31 में किया था। 31 में तैयार किया। तैयार करने के बाद क्या किया था हमने? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखा था कि हमने कितना किया। सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत हुई तो सप्लीमेंट्री बजट हमने लाए। जैसे ही सप्लीमेंट्री बजट लाए उसके बाद भी लगा कि मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत है कि एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट ट्रांसफ़र करना, हमने किया 33 में रीएप्रोप्रिएशन। सारे प्रिपरेशन तक हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट को हमने मेंटेन कर लिया 34 में। मेंटेन किया तो मेंटेन किस अकाउंट को करेंगे? तो रेवेन्यू अकाउंट को करेंगे 35 में। सारे मेंटेन हो गए, अब तैयार हो गए। अब इसे दिखाना होगा कहाँ? CAG को। किसके अकॉर्डिंग? 37 दिखा देंगे तो वो क्या करेगा? अपना पावर यूज करेगा। 38 पावर यूज करके क्या करेगा? हमें एक रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑडिट के बाद। 39 में रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट आ गया, हम उसे कंसीडर करेंगे, देन आप तो उसे ऑथेंटिकेट करेंगे। अब सारे प्रोसेस हो गए कंप्लीट। बट बात आती है कि जो ये प्रोसेस हुए इसके खर्चे कौन पे करेगा? हु विल पे द कॉस्ट ऑफ ऑडिट? तो लास्ट रूल जो 42 है वो कहता है कॉस्ट ऑफ ऑडिट। यहां बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ ऑडिट जो होगा तो कॉस्ट कौन पेमेंट करेगा? ESIC विल पे द कॉस्ट ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट चैप्टर 6 नेक्स्ट भी है, लास्ट भी है, बट इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं यहाँ कुछ प्रावधान को। यहाँ भी सीक्वेंस सेम है। 47 से स्टार्ट होता है। पीछे हमने देखा 31 से स्टार्ट हुआ था हमारा कौन सा? चैप्टर 5। ये स्टार्ट होता है चैप्टर 6 47 से। क्या कहता है? रूल 47 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PF, यानी ESI से अपने स्टाफ के लिए प्रोविडेंट फंड की स्थापना कर सकता है। जब स्थापना कर लेगा तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PF, जब आपने एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, अब वो किसी न किसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नेक्स्ट है रूल 49 कहता है फ्रेमिंग ऑफ PF रेगुलेशन, यानी जो बॉडी आपने बनाई है
उसका रेगुलेशन फ्रेम करने का काम आपका होगा। ये पावर उसे ही दिया गया था। अब सारे हो गए, रेगुलेशन फ्रेम हो गए, उसमें आगे बताया गया कि उसका वेज लिमिट क्या होगा। वेज लिमिट फॉर कवरेज, कवरेज के लिए जो एम्प्लॉय होंगे उस एक्ट के अधीन, उनका पीएफ में कितने वेज लिमिट तक का पेमेंट किया जाएगा। तो ये था हमारा रूल 50। नेक्स्ट रूल 51 क्या कहता है? रूल 51 कहता है रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन का रेट क्या होगा। यही बातें की गई है सेक्शन 39 में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट रूल 51 ए क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एम्प्लॉय। कुछ खास एम्प्लॉय की बात की गई है कि उस कंडीशन के केस, उस एम्प्लॉय के कंडीशन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये 51 ए में कहा गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रेगुलेशन 52, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्पशन की बात की गई है, एग्जेम्पशन यानी छूट, किसे? तो फ्रॉम पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, किसका? तो एम्प्लॉय का। जो एम्प्लॉय है उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन मत दो। किस केस में? जब उनकी सैलरी लेस देन 176 रुपीज पर डे होगी, इस केस में उन्हें एग्जेम्पशन प्रदान किए गए हैं। ये 2-3 तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रेगुलेशन भी पूछे जाते हैं, एग्जेम्पशन के प्रोविजन भी पूछे जाते हैं और उसके अमाउंट भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है रूल 53। रूल 53 कहता है राइटिंग ऑफ लॉसेज। वही रूल 54 कहता है डेली बेनिफिट रेट, बेनिफिट का डेली रेट क्या होगा उसकी चर्चा की गई है, उसके लिए पूरा चार्ट दिया गया है। आपको एग्जाम में ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि डेली रेट ऑफ बेनिफिट किसमें दिया गया है, डेली रेट ऑफ बेनिफिट किसमें है, तो रूल 54 के अकॉर्डिंग है। अब जो आगे आपके सामने आएगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रूल 55। रूल 55 रिलेटेड है सिकनेस बेनिफिट से, वही रूल 56 रिलेटेड है मैटरनिटी बेनिफिट से। 56 ए रिलेटेड है कन्फाइनमेंट से, कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, वहीं 57 रिलेटेड है डिसएबलमेंट से, डिसएबलमेंट बेनिफिट से। 58 देखें तो डिपेंडेंट से, डिपेंडेंट बेनिफिट से, और 59 फ्यूनरल एक्सपेंसेस से। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, बट आप इसे याद करने के कुछ तरीके अपना सकते हैं। इनमें से सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? आदमी सबसे पहले नॉर्मल बीमार पड़ता है, इसलिए सबसे पहला सिकनेस बेनिफिट से स्टार्ट होगा, यानी 55 सिकनेस बेनिफिट से स्टार्ट होगा। फिर मैटरनिटी बेनिफिट, ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, तो ये नॉर्मल बीमारी के कैटेगरी में आते हैं ये। तो यहाँ अब जो 56 ए है, कन्फाइनमेंट हमेशा मैटरनिटी बेनिफिट केस का एक पार्ट है। इसके बाद डिसेबलमेंट हो सकता है, डिसेबलमेंट जब होगा उसी कैटेगरी में, जब डिसेबलमेंट या तो एक्सीडेंट से डिसेबलमेंट हो गया या फिर उनके डेथ हो सकती है। जब डेथ होगा तो डिपेंडेंट बेनिफिट भी मिलेगा डिपेंडेंट को, और यदि उनकी डेथ हो गई तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी उसके बाद ही मिलेंगे। तो ये सारे सीक्वेंसेज है, यदि आप सीक्वेंसेज याद रखते हैं तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। साथ ही एक चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है, जो सिकनेस बेनिफिट 55 में है, सेक्शन में देखें तो वो 49 में है, जबकि 56 सेक्शन 50 में दिए गए हैं। 57 हमारा वहाँ सेक्शन 51 में दिया गया था और 58 52 में दिया गया था। तो जहाँ भी ये डबल डबल है, कृपया उन्हें आप नोट बना सके तो बना ले, ऐसे मैं प्रैक्टिस सेशन में मैं इसे कवर करने की कोशिश करूँगा MCQ फॉर्मेट में। बट आपको ये
इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल 60 एंड रूल 61, दोनों इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है देख लेते हैं। रूल 60 कहता है कि मेडिकल बेनिफिट मिलेगा किसे, तो टू आईपी। 61 क्या कहता है, ये भी सेम चीज कहता है, मेडिकल बेनिफिट टू आईपी। जब दोनों में सेम चीजें हैं तो अलग अलग रूल क्यों, क्योंकि दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है। पहला रूल 60 कहता है कि यदि उन्हें परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, यानी परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट ले रहे हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, इस केस में उन्हें रूल 60 के अंदर में मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। बट यदि कोई व्यक्ति मेडिकल बेनिफिट लेना चाहता है अंडर रूल 61, इसका मतलब वो रिटायर्ड है। रिटायर दो कंडीशन में, एक तो कंपनी के पॉलिसी की वजह से या फिर एज क्राइटेरिया की वजह से। इस केस में जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें मेडिकल बेनिफिट दिया गया अंडर रूल 61 एंड पीडीबी के केस में अंडर रूल 60। अब इनके लिए क्राइटेरिया क्या बनाया गया है, क्राइटेरिया यह बनाया गया है कि 10 रुपीज पर मंथ का पेमेंट करके, दैट मीन्स 120 पर ईयर। यदि वो ब्रांच ऑफिस में पेमेंट करते हैं फिर उनका एक कार्ड बनेगा मेडिकल कार्ड, और वो अंडर रूल 60 या अंडर रूल 61 मेडिकल बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। लास्ट दो प्रावधान और भी है 61 का ए। 61 ए क्या कहता है, यहाँ इनकम की बात बताई गई है कि इनकम ऑफ पेरेंट फॉर डिपेंडेंट, किस चीज के लिए, तो मेडिकल बेनिफिट के लिए। यदि कोई आईपी है और उसके जो डिपेंडेंट है उन पर आश्रित है तो इस केस में उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि इसमें एक लिमिट बताया गया है इनकम की, कि यदि 9000 तक उसे यदि इनकम है, इसका मतलब वो बेनिफिट ले सकता है मेडिकल बेनिफिट, लेकिन जब उससे अधिक अर्निंग कर रहा होगा तब उसे एज ए डिपेंडेंट मेडिकल बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। अब रूल का सबसे लास्ट 62 है, यहां है बार ऑन ग्रांट ऑफ कैश बेनिफिट। ये थे हमारे ईएसआई एक्ट के साथ हमने आज रूल को भी कवर किया। आप इसका रिवीजन यदि 2-3 बार करेंगे तो ओवरऑल आपको एक छोटा छोटा आइडिया हो जाएगा, साथ में आप रूल्स और सेक्शन को कंपेयर कर पाएंगे, सीक्वेंस में याद रख पाएंगे। सबसे अच्छा चीज इस चैप्टर का ये था, एक तो छोटा चैप्टर है, छोटा है रूल्स, और इसमें जो भी है सीक्वेंस में है, यानी 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर का यदि आप सीक्वेंस एक बार देख ले प्रत्येक सेक्शन से, 2-3 भी आपको याद रह जाते हैं एग्जाम के लिए, तो इनफ है, आप वहाँ आइडिया से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। थैंक यू।